गुड इवनिंग फ्रेंड्स। थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए हम लोग क्लास को मिस कर गया था। मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बताएं कि आपको स्क्रीन पूरा दिख रहा है या आवाज़ क्लियर आ रही है। इसका एक मैसेज कर दें, हम स्टार्ट करते हैं फटाफट, क्योंकि हमने 45 मिनट का टाइम लिया है। हमारा टॉपिक बहुत बड़ा है। देखो, हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था कि भाग 4, और भाग 4 में हमने शामिल किया था नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व थे, मैंने आपको उसकी बहुत सारी प्री हिस्ट्री जो थी वो बता दी थी। नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, किसने उसको क्या बोला, भाग 4 में इसको क्यों रखा गया, और भाग 4 में जो इसको रखा गया, तो नीति निर्देशक तत्व एक्चुअली में क्या होता है, राज्यों को दिए गए अधिकार है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने राज्य को ये अधिकार दिए हैं कि जब जैसे भी आपकी सिचुएशन हो उस समय आप इसे लागू कर सकते हो। लेकिन मैंने एक चीज आपको ये बताई थी कि ये परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात वाद्य योग्य नहीं है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि इस पर राज्य अपने अधिकारों का जो उपयोग करता है वो अपने हिसाब से करता है। तो आपको जब मैंने अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से लेकर 51 तक शामिल है। मैंने आपको 36 में राज्य की परिभाषा बताई थी, 37 में मैंने बताया था परिवर्तनीय नहीं है, 38 में मैंने बोला था आपको कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए राज्य ऐसा करेगा, 39 में मैंने आपको बताया था निःशुल्क विधिक सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन। अब हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 40 से। तो अनुच्छेद 40 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो अनुच्छेद 40 में आवाज धीरे आ रही है, तो मुझे बताइएगा अब क्लियर आ रही है, अब क्लियर आवाज आ रही है, एक बार और मैसेज कर देना। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में आप देखना, इसमें लिखा हुआ है पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में लिखा पंचायतों का गठन, तो इसके बारे में मैं आपको कल स्टार्ट पूरा नहीं बता पाया था। यह अनुच्छेद 40 जो है उसमें लिखा हुआ, मैंने आपको जो नीति निर्देशक तत्व जो बताया था उसमें 3 पार्ट बांटे थे। एक सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा उदारवादी सिद्धांत। तो अनुच्छेद 40 जो है वो गांधीवादी सिद्धांत से प्रभावित है। तो गांधीवादी सिद्धांत से प्रभावित किस प्रकार से, गांधी जी का मानना था कि भारत गांवों का देश है, भारत गांवों में बसता है, इसलिए गांव के जो पंचायत स्तर पर है उन लोगों को अधिकार देना चाहिए। तो इस स्तर पर हमने पंचायत का गठन का प्रावधान तो किया था, लेकिन ये राज्यों के अधिकार थे, इसलिए सभी राज्यों ने इसको लागू नहीं किया। सिर्फ राजस्थान एक ऐसा राज्य था जिसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरा गांव में इसको पंडित नेहरू के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन सभी राज्यों ने चूंकि इस पर पालन नहीं किया, इसलिए अनुच्छेद 40 पर आपने देखा, अनुच्छेद 40 जो है उस पर बाद में क्या अमेंडमेंट लेकर आना पड़ा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करना कि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, अगर उसको संविधान में अनिवार्य बनाना हो तो उस पर संविधान संशोधन करना पड़ता है। तो अनुच्छेद 40 जो है उस पर अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट हुआ जिसे हम 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट बोलते हैं। 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट जो है वो अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन के लिए अनिवार्य किया गया था। तो अनुच्छेद 40 में जो पंचायत का गठन जो राज्यों पर निर्भर था, वो 73 में संविधान संशोधन करने के बाद राज्यों को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए बताया गया। तो यहाँ से समझने की कोशिश ये करना कि 73वां संविधान संशोधन जो है वो 73वां संविधान संशोधन जो है ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में किया गया है, और 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगरीय निकाय के गठन के लिए किया गया है। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि पंचायत को गठन का प्रावधान जो है वो, आवाज सही नहीं आ रही है सर, क्यों हो रहा है? आवाज सही, क्या प्रॉब्लम आ रही है? आवाज सही क्यों नहीं आ रही है? वैसे बहुत धीरे आ रही है, मतलब आपको सुनाई नहीं दे रहा, इस टाइप से कुछ ऐसी प्रॉब्लम कोई आ रही है क्या? एक सेकंड के लिए रुकिएगा। देखना है, बाद में आप इसको वीडियो सुन लेना अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आए तो। हम फिर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम लिमिटेड रखा गया, हमारे पास जो टॉपिक है बहुत बड़ा है। तो अनुच्छेद 40 को किस प्रकार से राज्यों ने लागू किया? 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में संशोधन किया गया। 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उन्होंने संविधान संशोधन करके पंचायत का जो गठन था इसमें
अनुसूची 11वीं जोड़ी गई, उस 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए और इस प्रकार से पंचायतों को सभी राज्य के लिए अनिवार्य बनाया गया। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पंचायत गठन प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। फिर पंचायत राज्य लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन किया गया। ये कब लागू हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 24 अप्रैल की एक ऐसी तारीख है जिसे याद रखने की कोशिश करना कि 24 अप्रैल जो है वो भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डेट है। क्यों, जिस प्रकार से देश आज़ादी मनाता है उसी प्रकार से देश की विकेंद्रीकरण की जो तारीख है वो 24 अप्रैल है। आप कोशिश करना इसमें याद रखने की, क्योंकि 24 अप्रैल को ही सचिन तेंदुलकर साहब का जन्मदिन भी है। इस प्रकार से याद रखना, उसी दिन 24 अप्रैल के दिन 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। नगरीय निकायों के लिए 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें 18 विषय जोड़े गए थे। तो अनुच्छेद 40 का पालन जो है राज्यों ने नहीं किया था, इसलिए संविधान संशोधन करके इसे सभी राज्यों के लिए अनिवार्य बना दिया गया। और इस पर क्वेश्चन ये आता है कि संविधान संशोधन के बाद सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसने पंचायती राज लागू किया था, तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अपने राज्य में लागू किया था। तो 1994 में उसने अधिनियम बनाया और जनवरी 1995 में पहले चुनाव करवाए थे। तो ये अनुच्छेद 40 की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से, अनुच्छेद 40 से क्या है, पंचायत का गठन है। 73वें और 74वें संविधान जो संशोधन है वो अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है। इसमें भाग 9 और भाग 9A जो है वो इसी के तहत स्थानीय सरकारों के तहत आते हैं। तो ये हुआ आपका अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 41 बोलता है कि कुछ दशाओं में शिक्षा, काम और लोक सहायता पाने का अधिकार। देखो, ये भी नीति निर्देशक तत्वों पर छोड़ा गया है। नीति निर्देशक तत्वों पर इस प्रकार से छोड़ा गया है कि राज्यों पर छोड़ा गया है कि अगर राज्य चाहे तो काम पाने का अधिकार दे सकती, अर्थात सभी राज्य के जो नागरिक है, यहाँ राज्य से मतलब वही है जो मैंने आपको अनुच्छेद 36 में बताया था। तो राज्य को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने नागरिकों के लिए काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार प्रदान करे। तो कई राज्य इस पर काम करते हैं, कई राज्य इस पर काम नहीं करते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद कई राज्यों ने इस पर काम किया है। आप देखिए कुछ दशाओं में, मतलब जैसे मान लो बुजुर्ग व्यक्ति है, तो बुजुर्ग व्यक्ति चूंकि वो उनको प्रौढ़ शिक्षा का जो प्रावधान किया गया वो अनुच्छेद 41 के तहत, काम पाने का अधिकार अर्थात सभी नागरिकों को काम पाने का अधिकार भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भाग 4 में शामिल है। अनुच्छेद 41 ये बोलता है कि काम पाने का अधिकार, इसके तहत सरकारों ने कोई काम नहीं किया, लेकिन केंद्र सरकार 2005 में एक मनरेगा करके एक कॉन्सेप्ट लेकर आई। उसमें देश के लगभग जो गरीब तबका है उनको काम पाने के लिए अधिकार दिया गया। मनरेगा जो था, मनरेगा को 2005 में बनाया गया था और 2009 में उसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास गारंटी योजना करके किया गया, जिसमें कि काम देने की बात की गई, अर्थात अनुच्छेद 41 के तहत मनरेगा बनाया गया। विकलांग सहायता जो दी जाती है वो अनुच्छेद 41 के तहत दी जाती है। प्रौढ़ शिक्षा जो आपने देखा 1999-98 में प्रौढ़ शिक्षा का कॉन्सेप्ट चला था कि 50 वर्ष से उम्र के जो अधिक उम्र के जो वरिष्ठ है या 50 साल की उम्र के जो अधिक लोग हैं भारत के, उनको प्रौढ़ शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट लेकर आया था वो कॉन्सेप्ट जो था वो था अनुच्छेद 41 के तहत। तो अनुच्छेद 41 में काम की दशा, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार था, अर्थात यहाँ पर सरकारें अपने अपने हिसाब से अनुच्छेद 41 का उपयोग करती रहती है। राज्य सरकारें भी करती है और केंद्र सरकार भी करती है। तो केंद्र सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान किया, केंद्र सरकार ने यहाँ पर एक मनरेगा का कॉन्सेप्ट लेकर आया और काम की दशा में सभी लोगों को अलग अलग तरीके से व्यवस्था जो करती है वो अनुच्छेद 41 के तहत करती है, मतलब कुछ दशाओं में। तो ये है अनुच्छेद 41, अर्थात यहाँ पर एक शब्द याद रखना, काम पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 41 में। तो काम पाने का अधिकार मतलब आपको रोजगार मांगने का अधिकार है सरकार से, लेकिन आप मांगने जाओगे तो सरकार आपको भगा देगी, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों में उसको लागू करना या ना लागू करना है अनिवार्य नहीं है। इसलिए फिर भी सरकार ने 2005 में मनरेगा बनाया है। तो मनरेगा, अगर क्वेश्चन ये आता है कि मनरेगा किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया, तो अनुच्छेद 41 के तहत बनाया गया, ये याद रखने की कोशिश करना।
कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। तो अनुच्छेद 41 काम पाने का अधिकार, मनरेगा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। मनरेगा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अगर आप पंचायतों से काम मांगने जाएंगे या नगरीय निकायों से काम मांगने जाएंगे तो 15 दिन के अंदर उनको काम उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आपको उसका बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। बेरोजगारी भत्ता सब सरकारें जब घोषणाएं करती है, लेकिन समय समय पर उसको दे या न दे इस सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है। दिग्विजय सिंह सरकार में मध्य प्रदेश में भी बेरोजगारी भत्ता मिलता था, लेकिन बाद में सरकार चेंज हुई, उसने चेंज कर दिया। अलग अलग मैनिफेस्टो में इसका उपयोग किया जाता है। बेरोजगारी भत्ता का मतलब है घर पे बैठे अगर आपको काम नहीं दिया गया 15 दिन के अंदर तो उस कंडीशन में आपको रोजगार दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 41 का सीधा सा कॉन्सेप्ट है काम पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। फिर अगला हम चलते हैं कि अनुच्छेद 42 को समझने की कोशिश करना। अनुच्छेद 42 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अनुच्छेद 42 जो है उसमें ये लिखा हुआ है काम की न्याय संगत मनोचित दशा एवं प्रसूति सहायता। तो अनुच्छेद 42 जो है, अनुच्छेद 42 ये बोलता है नीति निर्देशक तत्वों में राज्यों को यह अधिकार देता है कि काम जो है उसकी न्याय संगत स्थिति को देखते हुए, उसकी मनोचित दशाओं को देखते हुए क्या करना चाहिए, उसको राज्य को काम करना चाहिए। तो आप देखना विकलांगों के लिए सरकार क्या करती है, कुछ विशेष प्रावधान दे देती है। आपने देखा होगा सुगम्य भारत अभियान चला था 2016-17 में। सुगम्य भारत अभियान में जो विकलांग लोग थे उनके लिए लोगों के प्रति उनका नजरिया चेंज करने के लिए, लोगों का नजरिया चेंज करने के लिए उनके प्रति सरकार ने सुगम्य भारत अभियान चलाया था। ये पूरा का पूरा जो था वो अनुच्छेद 42 का पालन करता है। एक विकलांगों को उन्होंने एक नया नाम दिया है भारत के प्रधानमंत्री ने, जिसको हम दिव्यांग नाम से जानते हैं। अर्थात ये जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया उनके मनोदशाओं को ध्यान में रखते हुए, तो ये अनुच्छेद 42 के तहत है। दिव्यांग शब्द या हम जो सुगम्य भारत अभियान है, सुगम्य भारत अभियान है पूरे भारत में चलाया गया था, जिसमें सार्वजनिक स्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वहां पर विकलांगों के लिए व्हील चेयर, इवन चुनाव में भी व्हील चेयर विकलांगों के लिए यूज की गई। तो अनुच्छेद 42 में सरकार ने न्याय संगत स्थिति को, दशाओं को देखते हुए विकलांगों के लिए कुछ काम किया। फिर इसमें लिखा हुआ है प्रसूति सहायता। तो अगर सरकारी नौकरी कर रही है कोई महिला तो उसको जब महिला प्रेग्नेंट होती है उस समय उसको प्रसूति सहायता के रूप में सरकारें जो मदद करती है, अर्थात क्या मदद करती है सरकार कि उनको जो छुट्टियां प्रदान की जाती है, पहले वो 12 सप्ताह की थी, उसको बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। तो ये जो प्रसूति सहायता है ये सरकार की तरफ से की गई, अर्थात अनुच्छेद 42 में सरकार ने काम किया है। तो अनुच्छेद 42 में अगर वो सरकारी नौकरी कर रही है तो उसको ये रियायत मिलेगी कि उसको 26 सप्ताह का अवकाश दिया जाएगा, और वो 26 सप्ताह का जो अवकाश है वो डिलीवरी के 3 महीने पहले से शुरू होकर डिलीवरी के 3 महीने के बाद तक चल सकता है। इसी स्थिति में उसको ये भी कहा गया है कि उसमें उसका वेतन नहीं काटा जाएगा अगर वो सरकारी नौकरी करती है तो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को जो प्रसूति सहायता का प्रावधान सरकार ने किया है, ये प्रावधान अनुच्छेद 42 का पालन है जो कि सरकारें करती है। तो अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता और मनोचित दशाएं, मतलब मान लो कि कोई बीमार हो रहा है, कोई ऐसी स्थिति में कि कोई दिव्यांग है, तो उसको विशेष स्पेशली गवर्नमेंट जॉब जो रहती है वहां पर रियायत दी जाती है, या एक ऐसा उनके लिए जो सुविधा प्रदान की जाती है वो अनुच्छेद 42 के तहत। मनोचित दशा मतलब उसकी मानसिक स्थिति या मनोचित दशा है कि वो काम करने के लायक है, उसको बुखार आ रहा है और आप उससे काम करा रहे हो, तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसको ऐसा काम दे दो जो सिर्फ वो कर सके। तो ये जो स्थिति है ये स्थिति अनुच्छेद 42 के तहत है। और अनुच्छेद 42 बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि प्रसूति सहायता का कॉन्सेप्ट जो है वो किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 42 में महिलाओं को गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में काम करने वाली महिलाओं को जो अवकाश का कॉन्सेप्ट दिया गया है 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया, वो किस अनुच्छेद के तहत प्रेरित है, तो अनुच्छेद 42 के तहत प्रेरित है। तो ये जो चीजें हैं ये अनुच्छेद 42 में सरकारों ने इसमें काम किया है। अगर नहीं भी करती तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये राज्यों के ऊपर डिपेंड कर रखा है। राज्य के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो लागू करे ना करे, लेकिन राज्यों ने अर्थात केंद्र सरकार ने भी और कई राज्य सरकारों ने भी इस पर काम किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 42 पर भी बहुत सारा काम हुआ है। तो इसमें से सीधा याद रखना मानवोचित दशा या न्याय संगत दशा को ध्यान में रखते हुए आप देखना दिव्यांगों को जो साइकिल प्रदान की जाती है उसकी न्याय, आजकल तो
वो 3 पहिए वाली मोटरसाइकिल देने लगे। तो ये सब चीजें जो है अनुच्छेद 42 का पालन है। सुगम्य भारत अभियान एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सुगम्य भारत अभियान में लोगों की मानसिक स्थिति जो है, मतलब एक तरीके से दिव्यांग लोग जो है उनके प्रति लोगों का रवैया चेंज करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए सुगम्य भारत अभियान भारत सरकार ने चलाया था, जो कि अनुच्छेद 42 का पालन है। उनको नौकरियों में 3% से बढ़ाकर 4% आरक्षण दिया गया है, अर्थात उनको विशेष सुविधा दी गई है। ये भी अनुच्छेद 42 का ही पालन है। तो ये सब की सब चीजें जो आती है अनुच्छेद 42 में आती है। अगला अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 43 है। और अनुच्छेद 43 में याद रखना, इसमें ये कहा गया है कि राज्य सरकारों का ये कर्तव्य है नीति निर्देशक तत्वों में कि वो कामगार जो है, मतलब जो कामगार लोग हैं, अर्थात उद्योगों और फैक्ट्रियों में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको कम से कम इतना वेतन देना चाहिए जिससे उनकी मतलब रोजी रोटी चल सके। ऐसा नहीं है कि दिन भर में आप सिर्फ उनको 50 रुपए दे रहे हैं और वो ऐसा लगेगा आपको कि उनकी मजदूरी मिल गई। मतलब इतना वेतन उनको देना अनिवार्य है जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। इसमें लिखा कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, मतलब कम से कम इतनी मजदूरी मिले ताकि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। तो आप देखना सरकारें क्या करती है, एक न्यूनतम मजदूरी रखती है, जैसे मनरेगा के तहत 150 रुपये 157 रुपये कर रखे हैं। अभी वो बढ़ाकर पिछले 1-2 साल पहले 2019 में उसको 300 रुपये कर दिया गया। 300 रुपये मजदूरी की गई, ना कि मनरेगा में की गई, ठीक है। मतलब न्यूनतम उसको इतना मिलेगा। तो कामगारों के निर्वाह की मजदूरी कम से कम इतनी देना चाहिए। अनुच्छेद 23-24 में आपने देखा होगा, अनुच्छेद 23 में कि बेगार प्रथा और बंधुआ मजदूरी टाइप का आप काम नहीं करा सकते। उसको न्यूनतम जो उसके जीवन निर्वाह की जो बातें हैं, लेकिन वहां पर तो क्या है, मूल अधिकार है। अगर नहीं मिलेगा तो आप कोर्ट जा सकते हैं, यहाँ पर नहीं मिलेगा तो भी कुछ नहीं कर सकते, अर्थात ये बात योग्य नहीं है, आप लोग जानते हो। दूसरी बात इसमें कही गई है कि कुटीर उद्योग जो है, मतलब कामगारों के निर्वाह की मजदूरी के लिए क्या करेगी सरकार, इनको ये भी करना चाहिए कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग बनाना चाहिए जिससे वो अपनी रोजी रोटी चला सके। कुटीर उद्योगों की स्थापना की है सरकार ने। कुटीर उद्योग का मतलब होता है घरों के अंदर बनने वाले जो संसाधन होते हैं, वो घर से ही, घर का एक परिवार जो बनाता है उसे कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। जिसमें चटाई आ गई, जिसमें छोटे छोटे मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, ये सब कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो कुटीर उद्योग जो है वो अनुच्छेद 43 का एक एग्जाम्पल है। कुटीर उद्योग की स्थापना, सहकारी संस्थाएं जो है, सहकारी जो एक तरीके से सहकारी एक ग्रुप आया है, सहकारी आधार जो है वो भी अनुच्छेद 43 का एग्जाम्पल है कि कुछ आप इस टाइप से मदद कर दो उनको कि सब मिलकर काम कर ले, मतलब उनको कुछ न कुछ इस टाइप से निर्वाह मजदूरी मिले कि वो मिलकर भी काम कर सके, कुटीर उद्योगों के तहत काम कर सके। ये सब अनुच्छेद 43 के एग्जाम्पल है। फिर बाद में क्या हुआ, अनुच्छेद 43A जोड़ा गया संविधान संशोधन करके। तो अनुच्छेद 43A जो जोड़ा गया, उस 43 में 43A जोड़ा गया और उसमें ये कहा गया कि जितने भी उद्योग है या अन्य संस्थाएं, जहां अन्य संगठन जहां पर मतलब मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं या मजदूर लोग रहते हैं, जो कि जैसे कोई सी फैक्ट्री हुई, कोई सा कारखाना हुआ, तो उसमें जो मजदूर लोग काम करते हैं, तो उसका जो प्रबंधन है, उसके प्रबंधन में क्या होगा, लोगों को उनके सहमति से ही कुछ फैसले लेने होंगे, ऐसा उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो यहाँ क्या लिखा, उद्योगों में लगे संस्थाओं एवं अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, अर्थात उद्योगिक फैक्ट्री जितने भी है तो उनका जो प्रबंधन है वो भी कोई सा भी फैसला लेगा तो उस फैसले के लिए उनको साथ में लेना जरूरी है। फैसला क्या लेगा, मान लो कि उद्योगों का विस्तार कर रहे हैं या उनके वेतन को बढ़ा रहे हैं या उनके वेतन को कम कर रहे हैं या कोई सी छुट्टी लागू कर रहे हैं या उनको मकान आवास की व्यवस्था की जा रही है, तो ये सब के सब जितने भी संगठन है या उद्योग है या फैक्ट्री है, उनमें कामगारों का प्रबंधन में सहयोग होना जरूरी है। अगर आप फैक्ट्री को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं और अगर आपने उनको विश्वास में नहीं लिया तो हो सकता है आपको वहां पर मजदूर नहीं मिले या वो हो सकता है जाने से मना करें। इसलिए उनको क्या करना चाहिए, उनको आपको विश्वास में लेना जरूरी है या उनको साथ में लेना प्रबंधन को जरूरी है, ऐसा राज्य सरकार को निर्देश दिया गया। अगर वो ना ले साथ में तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, अर्थात ये उनके लिए अनिवार्य नहीं है, सरकारों के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन सरकारें ऐसा करती है। आप देखना रविवार की छुट्टियां होती है, कामगारों में जो फैक्ट्रियों या जो संस्थाओं में लोग काम करते हैं वहां पर मजदूर क्या करते हैं, गुट एक संगठन चलाते हैं। उस संगठन में उनका एक नेता होता है, वो जो भी बोलता है उसकी मांग
प्रबंधन के द्वारा मानी जाती है। अर्थात ये जो अनुच्छेद है 43A, ये 43A का पालन हो रहा है। तो यहाँ पर भी सरकारें क्या करती है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री और उद्योगों में लगे हुए मजदूरों के लिए ये सब व्यवस्थाएं करती है। तो अनुच्छेद 43A बहुत महत्वपूर्ण है। ये उद्योग धंधों से संबंधित है, कुटीर उद्योग से संबंधित है। उसके बाद सहकारी जो सहकारिता के साथ जो लोग काम करते हैं, जैसे अमूल दूध वो है, वो इसमें आएगा सरकारी आधार पर। अमूल दूध डेयरी वो सब इसमें आएगा। कुटीर उद्योग में छोटे छोटे उद्योग जो है, ईंट का भट्ठा एक परिवार चलाता है, ये सब उसमें आएगा। अनुच्छेद 43 में है। अनुच्छेद 44 बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि अनुच्छेद 44 में किस चीज का वर्णन है। तो अनुच्छेद 44 में है समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि पिछले 2-3 साल में इस पे बहुत चर्चा हुई है। अभी पूरे भारत में लाई नहीं गई है, लेकिन बहुत जल्दी हो सकता है इसको सरकार लेके आ जाए। तो समान सिविल संहिता क्या है? अनुच्छेद 25 ये बोलता है कि सभी धर्मों को अपने रीति रिवाजों के अनुसार काम करने, अपने रीति रिवाजों को मानने का अधिकार है, और वो हमारा मूल अधिकार है। उसके तहत हम उन मूल अधिकारों को नहीं छीन सकते। तो अनुच्छेद 25 में हमारे सभी धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में बात तो की गई, और वो हमारा मूल अधिकार भी है। लेकिन फिर भी भारत के मूल अधिकारों में संविधान के अनुच्छेद 44 में ये बात नीति निर्देशक तत्व में यह कह दी राज्यों को कि इस समान सिविल संहिता को लागू करने का अधिकार राज्यों पर छोड़ दिया। कोई राज्य लागू करे या ना करे, इस पर कोई अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि कोर्ट आप नहीं जा सकते। तो इस कंडीशन में गोवा एक ऐसा राज्य है जिसने इसको लागू कर लिया है। ये तो ये याद रखना कि समान सिविल संहिता भारत में अभी किस राज्य में लागू है, तो गोवा में है, इसके अलावा किसी भी राज्य में नहीं। अब इसके तहत क्या होता है कि देखो, हिंदू धर्म के रीति रिवाज अलग है, मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज अलग है, ईसाई धर्म के रीति रिवाज अलग है। लेकिन उन रीति रिवाजों के तहत जैसे विवाह होता, तो हिंदू धर्म के विवाह के अनुसार विवाह होता कि हिंदू धर्म में एक विवाह से ज्यादा आप नहीं कर सकते, जबकि मुस्लिमों में 4 विवाह करने की उनकी क्या मतलब उसमें उनकी नीति में, उनके रिवाजों में शामिल है, या उनका एक कोड है, शरीयत कोड जिसको बोलते हैं। गोद लेने की प्रथा दोनों धर्मों में अलग अलग है, गोद किसको लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, और वसीयत बंटवारे में भी क्या है, अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो सरकार का ये कहना है या लोगों का ये कहना है कि भारत में नीति निर्देशक तत्व में निर्देश दे रखा है कि भारत में एक समान सिविल संहिता होना चाहिए, अर्थात इन सब मामलों में सभी को एक जैसा कानून होना चाहिए। जबकि आपने देखा होगा कि आईपीसी जो है, इंडियन पेनल कोड, अगर कोई अपराध करता है तो अपराध के लिए सबको एक जैसी सजा मिलती है। मान लो किसी ने मर्डर किया, तो मर्डर की धारा मुस्लिम धर्म के व्यक्ति पर भी वही लगेगी, हिंदू धर्म के व्यक्ति पर भी वही लगेगी, ईसाई धर्म के व्यक्ति पर भी वही लगेगा, जैन धर्म के व्यक्तियों पर भी वही लगेगी 302। लेकिन अगर मान लो हिंदू धर्म में विवाह की जो प्रथा है वो हिंदू धर्म के हिसाब से है, तलाक की जो प्रथा है वो हिंदू धर्म के हिसाब से, लेकिन मुस्लिम में जो तलाक की प्रथा है वो एक अलग तरीके से। तो इसमें 3 अलग अलग तलाक होते हैं, तलाक बिद्दत। तो तलाक बिद्दत जो था वो इसमें खराब कॉन्सेप्ट था, जो कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को मार रहा था, अर्थात कोई 3 बार तलाक बोल के उनको तलाक दे देता था। तो आईपीसी तो सबके लिए समान है, लेकिन जो धार्मिक रीति रिवाज हैं जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसमें किसी के मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो रहा था मुस्लिम धर्म के तलाक ए बिद्दत में। उसमें 3 प्रकार के तलाक होते हैं, उसमें तलाक ए बिद्दत जो है कि 3 बार आपने तलाक बोला और उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए आपने तबाह कर दी। तो इस स्थिति को मिटाने के लिए मोदी सरकार ने 3 तलाक को खत्म करा। तो ये समान सिविल संहिता लागू। अब इसमें कई मीडिया कर्मी और कई लोग इसको मतलब एक तरीके से ध्रुवीकरण की बात करते हैं, लेकिन ये इस टाइप का नहीं है। तलाक ए बिद्दत मुस्लिम महिलाओं का एक अधिकार, जो मतलब उनकी पर्सनल जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता था उसको मार रहा था, जिसको कि सरकार ने खत्म किया। तो समान सिविल संहिता को आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या हुआ था, 1987 में एक शाहबानो प्रकरण केस आया था। इसमें सबसे बड़ा केस ये जाना जाता है। शाहबानो प्रकरण केस में क्या हुआ, 1987 में राजीव गांधी सरकार ने वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट में उसने अपने पति के खिलाफ गुजारा भत्ता देने के लिए केस कर दिया। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि उसको गुजारा भत्ता दिया जाए। तो मुस्लिम धर्म के जो बड़े बड़े मौलाना वगैरह था, उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए कि ये हमारे
जो कानून है तलाक का उसके खिलाफ आपने दे दिया। हमारे इसमें गुजारा भत्ता देने की मतलब रिवाज नहीं है हमारे इसमें। तो सिर्फ जो एक मतलब जो शादी के समय जो एक जो कोई सी भी वस्तु या पैसा दिया जाता है बस उसको लौटा दो तलाक हो जाता है। उसका कुछ नाम है, अभी मुझे नाम में भूल रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा। तो 1987 के शाहबानो प्रकरण में एक केस सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को गुजारा भत्ता देने के लिए कोर्ट का केस हो गया। तो कई मुस्लिम धर्मावलंबियों ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और उस केस को राजीव गांधी सरकार ने फिर से क्या करवाया, खत्म करवाया। स्थिति यहाँ पर यह बनी कि फिर से 3 तलाक कानून जो था वो जो गुजारा भत्ता देने का जो प्रावधान था उसको समाप्त करवाया। अब स्थिति ये बनी कि आते आते 2014 आया, 2015 आया, यहाँ पर वो शाहबानो थी, एक नई यहाँ पर बानो आई जिसका नाम था सायरा बानो। ये सायरा बानो जो लेडी है इसने फिर से केस किया और फिर से इसने केस किया कि ये 3 तलाक जो है, क्योंकि यहाँ पर इसके पति ने 3 बार तलाक बोल के तलाक दे दिया था। तो इस केस पर सुनवाई हुई और इस केस पर 5 जजों की पीठ ने 2015 या 16 में, मैं एग्जैक्ट सन भूल रहा हूँ उसका, उसमें फैसला दिया गया 3-2 से कि जो सायरा बानो प्रकरण है इसमें जो तलाक वाली जो चीजें हैं उसको खत्म किया गया। और इस प्रकार से 3 तलाक का जो कॉन्सेप्ट है भारत सरकार ने अनुच्छेद 44 के तहत क्या किया है, खत्म किया। लेकिन अभी उसमें और भी चीजें हैं समान सिविल संहिता में कि विवाह है, तलाक है, गोद लेना है, वसीयत है। गोद लेने के लिए भी प्रावधान है कि कोई 25 साल की लड़की या 25 साल का लड़का, कोई 25 साल की लड़की या 25 साल के लड़के गोद नहीं ले सकती, ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो ये चीजें जो है ये कानून के तहत है। निश्चित रूप से समान सिविल संहिता में 2 केस याद रखना, शाहबानो प्रकरण 1987 और सायरा बानो प्रकरण 2014-15, क्योंकि ये दोनों ही प्रकरण अनुच्छेद 44 से संबंधित है। गोवा में समान सिविल संहिता लागू है, इसके अलावा किसी भी राज्य में समान संहिता लागू नहीं है। तो ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट अनुच्छेद 40 में फिर से एक रिवीजन करवा देता हूं। अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन, जिसमें 73वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 41 जो है वो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, अर्थात यहाँ पर विकलांग लोगों को सहायता, प्रौढ़ शिक्षा, और इसके अलावा जो मनरेगा का जो कॉन्सेप्ट है वो अनुच्छेद 41 के तहत है। अनुच्छेद 42 है काम की न्याय संगत और न्यायोचित दशा जो है उसमें प्रसूति सहायता। इसके अलावा जो इसमें कॉन्सेप्ट किया गया है सुगम्य भारत अभियान, विकलांगों के लिए उनको साइकिल वितरण, ये सब चीजें जो है अनुच्छेद 42 के तहत न्याय संगत व्यवस्था के तहत। अनुच्छेद 43 जो है कामगार जो है उन लोगों को कम से कम इतना वेतन देना होगा जिनसे उनका निर्वाह गुजारा हो सके, तथा कुटीर उद्योग और जो सहकारी आधार है उस आधार पर अनुच्छेद 43 वर्णन करता है और राज्य सरकार इस पर नीति निर्देशक तत्वों के तहत पालन भी करती है। अनुच्छेद 43 ए जोड़ा गया है जिसमें उद्योग संस्थान जितने भी है उसमें जितने भी कामगार लोग हैं उन कामगार लोगों को मतलब उनके प्रबंधन में उनका मदद करना अनिवार्य है। आवाज नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है क्या? ओके, तो ये अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता जो है एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ गोवा में लागू है, इसके अलावा किसी भी राज्य में लागू नहीं है। याद रखना इसमें 2 प्रकरण है, शाहबानो प्रकरण और सायरा बानो प्रकरण, दोनों अलग अलग प्रकरण है। एक 1987 का है, एक 2014-15 का है। तो ये तो हो गया अनुच्छेद 44 तक। अब आता है अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 45 क्या बोलता है? अनुच्छेद 45 ये बोलता है कि 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान या शिक्षा का प्रावधान करता है। तो आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर भारत सरकार संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, अगर उसी समय ये व्यवस्था करने की कोशिश करती तो उसके पास इतना संसाधन और पैसा नहीं था कि वो उस समय सबके लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था कर देती। तो अनुच्छेद 44 में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना ये राज्य का दायित्व है, कर्तव्य है। इसके तहत सभी राज्य सरकारें क्या कर रही थी? काम कर रही थी। लेकिन
इसको उस समय जब देश का संविधान लागू हुआ उस समय मूल अधिकार में इसको शामिल इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि उस समय भारत सरकार के पास इतना संसाधन और इतना पैसा नहीं था। इसलिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे मूल अधिकार अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, अर्थात 21 क में जोड़ा गया। और इसमें यह कहा गया कि 0 से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। इसी 86 संविधान संशोधन के तहत एक बात और कही गई कि जो अभिभावक है, अभिभावक को अनुच्छेद 51 क में अभिभावक को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एक तरीके से शिक्षा दिलवाना अभिभावक का कर्तव्य भी है। तो 86वें संविधान संशोधन में दो चीज है, एक तो है 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, और उसी में है 51 क में कि उनको एक अभिभावक का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व्यवस्था करवाए। तो यहाँ पर दो चीजें याद रखना, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान की बात इसमें की गई है। तो दो चीजें यहाँ पर है, 86वें संविधान संशोधन का याद रखना 2002 के तहत, लेकिन एक कानून भी लेकर ये भारत सरकार जिसे हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं, और राइट टू एजुकेशन 2010 में आया था, जिसके तहत सभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों में 25% जो एडमिशन है वो आरटीई के तहत होता है, अर्थात गरीब बच्चों को भी आरटीई के तहत एडमिशन लेने का प्रावधान 2010 के आरटीए राइट टू शिक्षा जो है, मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है उसमें दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है, चूंकि ये हमारा मूल अधिकार है, और मूल अधिकार इसको 21 में इसलिए बनाया गया कि शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति गरिमामय जीवन जी सकता है, और गरिमामय जीवन जीने के लिए शिक्षा अनिवार्य है, इसलिए इसको राइट टू एजुकेशन में रखा गया। तो अनुच्छेद 45 एक महत्वपूर्ण है, यहाँ से याद रखना 86वां संविधान संशोधन, और दूसरा याद रखना एक राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2010 में लाया गया, वो अनुच्छेद 45 का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ से 0 से 6 वर्ष में याद रखना उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो आप देखना सरकारों ने क्या किया है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उनको ये टीका, आरबीसी का टीका, खसरा, ये वो सब सारे टीके जो है, पोलियो के टीके, पोलियो की दवाई, ये सब जो व्यवस्था की जा रही है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की जाती है, अर्थात सरकार इस पर काम करती है। तो अनुच्छेद 45 जो है वो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का उनको प्रारंभिक शिक्षा देना, ये अनुच्छेद 45 वर्णन करता है। और इस पे सरकारों ने समय समय पे, सभी राज्य सरकारों ने भी और केंद्र सरकारों ने पर इस पर काम किया है। तो 21A जो जोड़ा गया वो किस अनुच्छेद से प्रेरित होकर जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 45 से प्रेरित होकर संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, ठीक है। और इसे अनुच्छेद 21A में रखा गया है क्योंकि ये हमारा मूल अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करना हमारा मूल अधिकार है। तो यहाँ से याद रखने की कोशिश करना कि जो अनुच्छेद 45 है एक बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला जो अनुच्छेद है, आज आवाज की प्रॉब्लम आ रही है क्लास में, लाइव क्लास में, मैं समझ सकता हूँ कि कल जो भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को ऐप पर ये वीडियो सेव हो जाएगा, उस ऐप पर से आप बाद में देख सकते हो। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको निश्चित रूप से उसमें मदद मिलेगी। और इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा, साथ ही इसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको ग्रुप पर भेज दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसको आप वीडियो में सुनने की कोशिश करना, अगर आवाज कम आ रही तो। पर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें हमने 45 तक पढ़ा है। अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 46, तो अनुच्छेद 46 ये बोलता है कि जो वंचित वर्ग है जिसमें एसटी, एससी और ओबीसी आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर राज्य के ऊपर डिपेंड किया है कि वहां पर अनुच्छेद 15 और 16 आपने देखा वो मूल अधिकार है, जहां पर हम लोग धर्म, जाति, लिंग, वंश, स्थान के आधार पर रिजर्वेशन और इसकी बात करते हैं, तो वहां पर मूल अधिकार है। लेकिन राज्यों को यहाँ पर भी ये नीति निर्देशक तत्व में निर्देश दिए गए थे कि आप जो वंचित वर्ग है उसको बराबरी पर उठाने के लिए। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा लगता है कि ये रिजर्वेशन वाली बात फिर कहने लगे, तो यह देखना आप कि कुछ लोग समाज से पिछड़ गए,
तो इस समाज से पिछड़ गए उनको इनके बराबरी पर लाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या करती है, कुछ व्यवस्थाएं करती है और ये विशेष प्रावधान करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो ऊंचा उठा हुआ उस व्यक्ति को नीचे गिराया जा रहा है, उस व्यक्ति को तो वहीं रहना है, लेकिन जो नीचे है, वंचित वर्ग है, जिनको मतलब अपनी जो स्थिति है वो पिछड़ी हुई है, तो उसको उठाने के लिए बराबर किया जा रहा है। तो इसमें कई लोग आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं, अगर ये ऐसे ही होता तो मूल अधिकारों से इसको हटा दिया जाता। तो मूल अधिकारों में अगर चीजें शामिल है तो भारत सरकार एक समाजवादी राष्ट्र है और समाजवादी राष्ट्र ये बोलता है कि सबको बराबरी का दर्जा देना। तो बराबरी का दर्जा किस प्रकार से देना, तो जो पीछे रह गया है हमको उसको बराबरी पर लाना। कभी ये नहीं कहता है कि जो आगे चला गया उसको खींच के लाओ। कई लोग इस टाइप से अपनी धारणाएं या पूर्व धारणाएं बनाए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से यह संविधान ने जो प्रावधान किए हैं वो संविधान निर्माताओं ने एक भविष्य का देश बनाने के उद्देश्य से और भविष्य में सबको समानता देने के उद्देश्य से उन्होंने इसमें नियम बनाए हैं, जिसका कि सबको पालन करना अनिवार्य है। अर्थात अनुच्छेद 46 जो है वो वंचित वर्गों को शिक्षा के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र के रूप में मदद करने की बात करता है। उसमें उनको विशेष प्रावधान किया जाता है, जैसे स्कूलों में शिक्षा के तहत ST SC और OBC को जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो अनुच्छेद 46 के तहत दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा उनको जो आर्थिक मदद दी जाती है वो अनुच्छेद 46 के तहत दी जाती है। स्कूलों में जो उनको बुक वगैरह जो निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाती है वो इस अनुच्छेद 46 के तहत ही दी जाती है। छात्रवृत्ति, बुक प्रोवाइड कराना, ये सारी की सारी चीजें जो है अनुच्छेद 46 के तहत आती है। तो सरकार इस पर समय समय पर काम करती है। जो निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पुस्तक वितरण, ये हालांकि ये तो सभी के लिए हो गया आजकल, लेकिन अनुच्छेद 46 जो है वो अनुच्छेद 46 वंचित वर्गों को विशेष प्रावधान की बात करता है। और ये विशेष प्रावधान ST SC और OBC के लिए जो पिछड़े वर्ग है, जो पिछड़ गया समाज से, उनको बराबर पे लाने के लिए राज्य सरकारों को नीति निर्देशक तत्वों पे काम करने का निर्देश दे रखा है। लेकिन राज्य सरकार उस पर अगर काम नहीं करे तो भी इसमें ये पिछड़ा वर्ग कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं करती है। चूंकि सरकार इसलिए ऐसा नहीं कर पाती है क्योंकि उनको यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से ये पॉलिटिकल मुद्दा है, हालांकि इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। चूंकि पॉलिटिकल मुद्दों पर बात करते हैं तो फिर हमारा जो विषय रहता है वो भटक जाता है। चूंकि हमको यहाँ पे चीज़ें पढ़ना है, क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि किस अनुच्छेद के तहत जो ST SC और OBC को छात्रवृत्ति दी जाती है या निःशुल्क किताब वितरण की जाती है या उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, तो ये सब के सब अनुच्छेद 46 के तहत राज्य सरकारें करती है और केंद्र सरकार भी करती है। मतलब जितनी भी सरकारें हैं वो सब इस पर काम करती है। तो अनुच्छेद 46 भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 47 बात करता है पोषाहार की। तो देखो नीति निर्देशक तत्वों में यह बात की गई है कि सरकारों को पोषण आहार के लिए काम करना चाहिए। मतलब अपने राज्यों के नागरिकों के लिए या देश के नागरिकों के लिए सरकारों को पोषण आहार पे काम करना चाहिए। मतलब ऐसा भोजन उपलब्ध कराना चाहिए जिससे कि उनका जो पोषण, जो एक्चुअली में जो न्यूट्रिशंस होता है वो बना रहे। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी बोलती है, तो इसके तहत सरकार ने कैसा काम किया आप देखना। 8वीं तक के स्कूलों में, सभी सरकारी स्कूलों में, सभी में जो मिड डे मील भोजन वाली जो योजना है जो कि 1995 में चलाई गई है, वो पोषण आहार के तहत अनुच्छेद 47 का ही पालन करा है उसमें। तो मिड डे मील योजना ही अनुच्छेद 47 में आती है, अर्थात पोषण आहार उपलब्ध कराती सरकार। साथ ही इसमें यह बात भी बोलती है सरकारें, इसमें यह निर्देश दिया गया है कि जितनी भी नशीली चीजें हैं जिससे उनका पोषण आहार में मतलब कमी होती है, अर्थात शराब पर प्रतिबंध या हम कह सकते हैं कुछ ऐसी दवाइयाँ या नशे करने वाली कोई सी चीजें, उस पर प्रतिबंध लगाने का काम जो करती है वो अनुच्छेद 47 में करती है। आप देखना बिहार में शराबबंदी है, गुजरात में शराबबंदी है। तो ये सब जो काम होते हैं ये अनुच्छेद 47 के तहत होते हैं कि पोषण आहार उपलब्ध कराना राज्य सरकारों का कर्तव्य है। साथ ही ऐसी नशीली चीजें जिससे मतलब एक जो स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, शरीर मनुष्य के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, उस चीज को खत्म करना, ये सब के सब अनुच्छेद 47 के तहत आती है। और राज्य सरकारें जो रहती है वो इस पे समय समय पर काम करती है। कई राज्य सरकारों ने शराब पर प्रतिबंध लगा रखा है, कई राज्य सरकारें जो है नशे पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन कई राज्य अभी तक भी ऐसा नहीं कर पाए। तो उसके पीछे भी बहुत सारे पॉलिटिकल कारण होते हैं। लेकिन अनुच्छेद 47 में आप याद रखना कि मिड डे मील योजना है 8वीं तक की, जो 8वीं तक के स्कूल में दी जाती है वो अनुच्छेद
47 के तहत दी जाती है। तो पोषण आहार तो सरकार प्रदान करती है, लेकिन शराबबंदी और जितनी भी जो चीजें हैं वो सब इस पर प्रतिबंधित करती है। तो अनुच्छेद 47 से क्वेश्चन क्या आता है कि किस अनुच्छेद में सरकारों को पोषण आहार उपलब्ध कराने के निर्देश दे रखे हैं। तो अनुच्छेद 47 में पोषण आहार की बात की गई है, लेकिन अगर सरकारें ऐसा नहीं भी करे तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व है, और नीति निर्देशक तत्व में हम सरकार कोर्ट में या मतलब कोई भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता। अगर ये मूल अधिकार होता तो आप जा सकते थे, कभी भी शराबबंदी करवा सकते थे, लेकिन फिर भी सरकार ऐसा करती है कि शराबबंदी करती है। कई जगह पर आप देखना, किसी मोहल्ले या किसी गांव में अगर शराब की दुकान खुल जाती है तो वहां पर विरोध हो जाता है कि यहाँ नहीं खुलना चाहिए। तो उस विरोध के आगे सरकार को झुकना पड़ता है और वहां पर से वो दुकान या वो जो भी शराब की जो दुकान है उसको हटवाना पड़ता है। तो विरोध करके हटवाना पड़ता है। अगर नहीं भी हटाए तो सरकार का नीति निर्देशक तत्वों में निर्देश दे रखे हैं कि आप ऐसी चीजें नहीं करेंगे या ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन पोषण आहार की व्यवस्था करेंगे, जिसके तहत सरकारें क्या करती है, सरकारें पोषण आहार के लिए आप देखना आंगनवाड़ियों में पोषण आहार दिया जाता है। जो गर्भवती महिला होती है उसको पोषण आहार हर मंगलवार को उसको मतलब पोषण आहार के लिए जागरूक भी किया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, साथ ही साथ आशा जो एक पद क्रिएट किया गया है, वो आशा पद जो है वो पोषण आहार की जागरूकता के लिए ही किया गया है। हालांकि गांव में जो आशा कार्यकर्ता है वो इस पर ही काम करती है। तो अनुच्छेद 47 का पालन सरकार करवा रही है। तो ये सब की सब जो चीजें हैं ये सब इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 47 में किस बात की बात करते हैं? अनुच्छेद 47 में हम लोग बात करते हैं पोषण आहार की। ठीक है, अब अगला जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को हम लोग ये जो क्लास है वो क्लास हम कल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की क्लास का टाइम वैसे हो रहा है। तो बाकी के जो नीति निर्देशक तत्वों के जो अनुच्छेद है हम लोग उनको कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। सब घर पे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इस खाली समय का बहुत अच्छे से उपयोग करें। आप लोगों जो समय मिला है उसका जो भी आप सपने देख रहे हो सपनों को पूरा करने की कोशिश करें। इसी के साथ गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।